नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चार बेटियों के पिता का दुख। जाड़े की गुनगुनी और मखमली धूप खिड़की से सीधे कमरे में प्रवेश कर रही थी। राकेश जी खिड़की के पास खड़े धूप के साथ साथ गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी माँ खांसते हुई कमरे में घुसी। राकेश के मुस्कुराते और चिंता मुक्त चेहरे को देख वे बोली, अरे अब तो कुछ गंभीर हो जा। तुझे देखकर तो लगता ही नहीं कि आज तू चौथी बेटी का बाप बना है। गंभीर रहने की क्या बात है माँ? बाप बना हूँ चौथी बार, कितनी खुशी की बात है। राकेश माँ की तरफ मुड़कर बोले, हाँ पर बेटी का बाप, और वह भी चौथी बेटी का। इस बार तो पूरी उम्मीद थी कि पोता ही होगा। कौन से देवता के चरणों में माथा नहीं टेका, कौन सी मनौती नहीं मांगी। व्रत दान तीरथ पूजा पाठ सब बेकार गया। ना जाने देवी देवता हमसे क्यों नाराज हैं। हमारा खानदान ना तो आगे बढ़ पाएगा और ना ही मेरे लड़के को। इससे पहले कि माँ आगे कुछ बोलती और राकेश का चेहरा गुस्से से तंग तमा गया। वे माँ पर लगभग चीखते हुए बोले, बस माँ बस। कड़वा बोलने की सारी हदें पार कर दी आपने। फिर से वही पुराना राग, पोता पोता पोता। तुम्हारी इन्हीं ऊल जलूल अंधविश्वासों बातों की वजह से मैं किसी भी बेटी के पैदा होने पर खुशी नहीं मना पाता। घर का माहौल खराब कर देती हैं आप। इन घटिया और ओछी बातों को बार बार सुनाकर ऐसी हरकतें करने लगती हैं आप कि मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हो आप पर। पोता चाहिए था तो आप को नहीं हुआ, पोती हुई, बस बात खत्म। माँ इस सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। बे और भी ऊंचे स्वर में बोली, अरे तुझे क्या, बाहर आस पड़ोस की मेरी उम्र की सारी औरतें मुझे चार बातें सुनाती हैं। सभी के एक एक पोता जरूर है। मेरा एक लौता बेटा बेसहारा ही रहेगा बुढ़ापे में। कोई दो रोटी देने वाला नहीं रहेगा। बस माँ बहुत हो गया। आज कितनी खुशी का दिन है। कम से कम आज के दिन तो मेरा दिमाग खराब मत करो। और जो औरतें तुमसे अनाप शनाप बातें करती हैं उनसे कहना, अगर उनमें हिम्मत है तो आकर मेरे सामने ये बातें कहें। मैं उन्हें उनकी औकात याद दिला दूंगा। बेटियां मेरी हैं, उन्हें क्या परेशानी है। तभी बड़ी बेटी कल्पना खुशी से झूमते हुए वहां आई और चहकते हुए बोली, दादी मैंने अपनी सारी फ्रेंड को बता दिया कि मेरी छोटी बहन हुई है। मैं फिर से दीदी बन गई हूँ। हाँ हाँ, एक और भवानी आ गई। जाओ जाकर अपनी छाती से लगाकर भेंट लो। बच्चे से ठीक से बात किया करो माँ। राकेश चाय का कप जमीन पर फेंकते हुए बोले और कल्पना का हाथ पकड़कर बड़बड़ाती हुई सुहानी के पास पहुंचे। वह कुछ घंटों पहले पैदा हुई बेटी को लेकर रो रही थी। यह क्या यार सुहानी, तुम भी ना इतनी एजुकेटेड हो फिर भी बिल्कुल पिछड़ी वाली होती जा रही हो। माँ के बारे में तो पता था तुम्हें कि अगर बेटी हुई तो वह ऐसा ही करेंगी। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। चलो पोंछो ये आंसू। राकेश सुहानी का सिर सहलाते हुए बोले, मैं जरा सी खुशी देने लायक भी नहीं रही। ना माँ जी को ना आपको, एक बेटा तक ना दे पाई। और आपको मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रही हो सुहानी। मैंने आज तक कभी तुम्हें ऐसा एहसास होने दिया कि मुझे बेटा चाहिए। मैं उन सब के मुंह पर ताला लगाऊंगा जो हमें बेटियों के माँ बाप होने का ताना कस रहे हैं। एक दिन ये सभी अपने कहे पर पछताएंगे। तुम देखना, मैं अपनी बेटियों को शिक्षा संस्कार व्यवहार में खूब काबिल बनाऊंगा। पड़ोसी रिश्तेदार जो तुम्हें बेटी होने पर ताना देते हैं, वे कल हमारी बेटियों के नाम की मिसालें देंगे। सच कह रहे हैं आप? सुहानी आंसू पोंछते हुए बोली। हाँ सुहानी। अच्छा, इसका कोई नाम सोचा है ना? हाँ, वह इसके पैदा होने से पहले ही सोच लिया था। अच्छा, क्या नाम सोचा है? अंजना। अच्छा नाम है ना? चारों बेटियों का नाम एक जैसा, कल्पना, वंदना, संजना और अंजना। कहो कैसा लगा? बहुत अच्छा, कहकर सुहानी राकेश से लिपट गई। समय तेजी से बीत रहा था। राकेश और सुहानी अपनी बच्चियों को लाड़ प्यार से पाल रहे थे। चारों बहनों में हमेशा लड़ाई होती रहती कि मम्मी पापा को अपने पास कौन रखेगा। कल्पना कहती, मैं बड़ी हूँ, इस नाते मम्मी पापा की जिम्मेदारी मेरी होगी। बुढ़ापे में उनका सहारा बनूंगी। तुम तीनों अपने काम से काम रखना, समझी? इस पर वंदना, संजना और अंजना तीनों एक साथ बड़ी बहन पर चिल्ला उठती। मम्मी पापा सिर्फ तुम्हारे ही हैं क्या? अक्सर चारों बहनें इसी बात पर झगड़ा करती रहती। राकेश इस समस्या का समाधान निकालते हुए कहते, झगड़ा मत किया करो। हम दोनों तुम चारों के ससुराल तीन 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 महीने रहेंगे। ना किसी के यहाँ ज्यादा ना किसी के यहाँ कम। अब ठीक है ना? तब चारों बोलती, हाँ अब ठीक है। राकेश और सुहानी को चारों बेटियों को अपने लिए आपस में लड़ता देख अपार सुख मिलता। राकेश ने अपनी माँ से पूछा, क्यों माँ, क्या तुमने कभी
कहीं बेटों को भी यूं आपस में लड़ते देखा है? अगर वे लड़ते भी हैं तो सिर्फ अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए नहीं। माँ गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा देखा तो नहीं है, पर ऊँट किस करवट लेगा अभी तक पता नहीं। जिंदगी कब कहाँ किस मोड़ पर ले जाए पता नहीं बेटा। तुझे खुश देखकर तसल्ली हो रही है। मैं तो चाहूंगी कि जो इन बेटियों के मुंह से निकल रहा है वही हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मैं तुम्हें खुश देख सकूं। पर याद रखना बेटा, घने अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। कुछ समय बाद ही माँ ने अपने दिल में पोता खिलाने का अरमान लिए इस दुनिया से चल बसी। चौथी बेटी अंजना को ससुराल विदा करने के बाद सुहानी भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लंबे समय तक जूझने के बाद राकेश को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। चारों बेटियों की शादी में घर गृहस्थी के सामान, गहने सब कुछ चले गए। बचपन में किए गए अपने वादे के मुताबिक कल्पना ने अपने पापा को अपने पास बुला लिया, पर अपनी सास और जेठानी के रोज रोज के तानों के कारण उसने पिता के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। एक सुबह सास का कर्कश स्वर राकेश के कानों में पड़ा, कैसे कैसे बेहया लोग हैं इस दुनिया में, एक बार कहीं पांव जमा लेंगे तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेंगे। अरे मेहमान को मेहमान की तरह रहना चाहिए। आप 2-4 दिन रहो, खाया पिया और चले गए तो ठीक लगता है। सास की राह पर कल्पना की जेठानी ने भी उनके सुर में सुर मिलाकर कहा, पता नहीं माँ जी कैसे लोग बेटियों के ससुराल में रहकर सुबह शाम का निवाला ठूसते हैं। मेरे भी पापा आते हैं, चाय नाश्ता ही कितने संकोच से करते हैं। वे तो कहते हैं कि मेरे लिए बेटी की ससुराल का पानी पीना भी पाप है। अगर कुछ खाती पीते हैं तो उसका 10 गुना देकर जाते हैं। कपड़े हों, पैसे या गहने छक कर देते हैं। मेरे पापा को कभी मेरे यहाँ इस तरह रहने की नौबत आएगी तो उससे पहले वे चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। राकेश जी अपमान और उपेक्षा से तड़प उठे। सामने कल्पना आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। उसके हाथ में पापा का बैग था। वह बैग राकेश जी को पकड़ाते हुए बोली, पापा अब मुझसे आपकी यह बेइज्जती नहीं देखी जाती। हर दिन हर रात में घुट कर तड़प कर रही हूँ। ये लोग मुझे गालियाँ और ताने दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर आपका अपमान नहीं सहा जाएगा। मैंने वंदना को फोन कर दिया है, आप उसके यहाँ चले जाइए। राकेश जी ने अपने हाथ में बैग लेकर कल्पना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा सुखी रहो, कहा और तेजी से बाहर निकल गए। वंदना के घर पहुंचने पर उन्हें लगा कि मानो यहाँ भूचाल आ गया हो। वंदना के ससुर चिड़ियों को चावल के दाने डाल रहे थे। उसकी सास रसोई से ही चिल्लाती हुई बोली, चावल कितना महंगा है, पता भी है आपको? कहीं से कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक एक पैसा छाती से लगा कर रखना पड़ता है। इतनी भी हैसियत नहीं है कामयाबी काम वाली लगवा सकूं, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। बहू भी आई है ऐसी कि एकदम निकम्मी, कामचोर, बस दिन भर बकरियों की तरह खाती है और अजगर की तरह सोती है। फिर कुछ बड़बड़ाती हुई वंदना की सास रसोई से बाहर आई। घर के दरवाजे के सामने राकेश जी को देख ठिठक गई। अरे भाई साहब, आप आइए ना अंदर, बाहर क्यों वहां खड़े हैं? देखिए ना, आपके समधी को केवल साह खर्ची ही सूझती है। मैं एक एक पैसा बचाने के लिए दिन रात एक किए रहती हूँ, और ये हैं कि केवल लुटाते रहते हैं। हमारी हालत तो ऐसी है भाई साहब कि अगर इस समय कहीं से कोई मेहमान आकर टिक गया तो हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। राकेश जी अवाक होने लगा, मानो किसी ने उनके गाल पर करारा तमाचा मारा हो। चाय पानी पूछने के बजाय वंदना की सास ने सीधे सीधे राकेश जी से पूछा, वैसे कितने दिनों तक रहेंगे आप यहाँ? व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। राकेश जी घबरा उठे, कांपते स्वर में बोले, नहीं नहीं समधन जी, मैं यहाँ रुकने थोड़ी ही आया हूँ, कल्पना के यहाँ से आ रहा था, सोचा वंदना के भी हालचाल लेता चलूं। अच्छा अच्छा कहकर उन्होंने सुकून भरी सांस ली। अब उनकी बातों में नरमी आ गई। उन्होंने वंदना से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पापा आधे 1 घंटे के लिए आए हैं, चाय पानी नाश्ता करा देना, चाहे तो खाना भी पैक कर देना। अच्छा भाई साहब, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है, आप थोड़ी ही देर के लिए आए हैं, बेटी से मिल लीजिए, मैं क्यों फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद करूं। हंसती हुई वे वहां से निकल गईं। कितनी जहरीली हंसी है इस औरत की। वंदना की सास भी कल्पना की सास की तरह तेज तर्रार है। बड़ी बदतमीज औरत है, हमेशा काट खाने को तैयार, न जाने कैसे रहती है। मेरी बेटी इसके साथ बेचारी पूरा दिन चकरगिन्नी की तरह नाचती है, पूरे घर का काम करती है। कैसी स्वस्थ हट्टी कट्टी बेटी विदा की थी मैंने, आज के बाद हड्डियों का ढांचा रह गई है। राकेश जी मन ही मन सोच रहे थे। वंदना पानी लिए पिता के पास आई। उसकी आंखें सूखी थी। राकेश जी की आंखें भर आईं। वे बोले, कुछ नहीं लूंगा बेटा, बस तुम्हें देखने आया था, देख लिया, अब चलता हूँ। उनके निकलते ही दरवाजा तेजी से बंद करने की आवाज आई। शायद उसकी सास ने
बंद किया होगा, बदतमीज औरत, कहकर राकेश जी बोझिल कदमों से आगे बढ़ गए। रात एक धर्मशाला में जैसे तैसे बिताने के बाद वे अगले दिन सुबह सुबह ही बिना किसी पूर्व सूचना के तीसरी बेटी संजना के यहाँ पहुंच गए। बड़ी चहल पहल थी वहां, लोग कहीं निकलने की तैयारी कर रहे थे। पापा को यूं अचानक देख संजना हैरान रह गई। उसने दौड़कर पापा का हाथ पकड़ा और कहा, लगभग खींचते हुए अपने कमरे में ले आई, पापा आप यहाँ इस तरह के कैसे आना हुआ? बस बेटा ऐसे ही आने का प्रोग्राम बन गया, सोचा चल के कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह लूं। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पापा, हम लोग आज ही लंदन जाने के लिए निकल रहे हैं। 3 घंटे बाद की फ्लाइट है, मेरी ननद की शादी है, लड़का NIR है, लड़के की जिद है कि शादी लंदन में ही हो, बस वही के लिए निकल रहे हैं। आपको फोन करके आना चाहिए था पापा, मैं कहीं आपके ठहरने की व्यवस्था करा देती। अब आप कहाँ रहेंगे? हम लोग तो जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आपस में जाओ, इंजॉय करो, मैं तुम्हारे घर में रह लूंगा और तुम्हारे घर की देखभाल भी कर दूंगा। नहीं पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? वरना बड़ा घर है, एक से बढ़ के एक कीमती सामान है घर में। इस घर के एक एक डेकोरेटिव आइटम 50-50 हजार रुपए के हैं, और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, लाखों की है। राहुल इन्हें अपने हाथों से साफ करते हैं, किसी और मेंबर को छूने भी नहीं देते। वैसे भी यहाँ चोरी चकारी अक्सर होती है, और आप ठहरे बूढ़े इंसान क्या कर पाएंगे? आपको तो मारेंगे ही। घर के सारे सामान चोरी करके करोड़ों रुपए लेकर घर बंद करके जाने में ही भलाई। यहाँ के चोर लूटपाट तो करते हैं, जान भी ले लेते हैं, और कैसे भी हम लोग 3 महीने बाद लौट कर ही आ रहे हैं। तब तक आप अपनी व्यवस्था कहीं और देख लीजिए, चाहे तो अंजना के यहाँ लीजिए, मैं वापस लौटते ही आपको अपने पास बुला लूंगी। राकेश जी का सिर घूम गया। यह वही संजना है जो सबसे ज्यादा मम्मी पापा के लिए लड़ती थी। ससुराल में सबसे बड़ा कमरा मैं मम्मी पापा को दूंगी, सास ससुर को घर से निकाल दूंगी, घर पर मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी, और आज पापा से कहीं ज्यादा कीमती घर और घर के निर्जीव सामान है। इसी संजना की शादी में घर गिरवी रखा गया था। इसी कीमत पर इंजीनियर लड़के को अपना दामाद बनाना चाहते थे, चाहे कितना भी दहेज देना पड़े। थके और लड़खड़ाते कदमों से वे बाहर आ गए। बड़ी उम्मीद और आशा के साथ वे अंजना के घर पहुंचे। कम से कम उन्हें यहाँ तो एक कोने में जगह मिल जाएगी। उनकी सबसे छोटी बेटी, सबसे लाडली बेटी उन्हें निराश तो नहीं करेगी। पापा, आपको जब तक यहाँ रहना है रह सकते हैं, पर आपके रहते शोभित यहाँ नहीं रह सकते। राकेश जी यह सुनकर अवाक रह गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों बेटा? पापा, आज आपने उनका जो अपमान किया था वे आज तक नहीं भूले। राकेश जी को याद आया अंजना के प्रेम विवाह किया है, जिसे राकेश जी ने कभी स्वीकार नहीं किया था। शोभित को दामाद जैसा प्यार और सम्मान देने की बात तो दूर, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। राकेश जी ने अपनी पत्नी सुहानी से रिश्तेदारों पड़ोसियों के कहने पर दोनों की शादी तो करवा दी थी, पर किसी रस्म में शामिल होने से इनकार कर दिया था। राकेश जी लंबी गहरी सांस लेते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं चलता हूँ। मैं तो तुम दोनों के बीच कोई तनाव नहीं पैदा करना चाहता, पर जाते जाते एक बात जरूर पूछना चाहूंगा बेटा, कि बचपन में तो तुम चारों मेरे और अपनी माँ के लिए बहुत लड़ते थे कि हमें सहारा दोगे, बुढ़ापे की लाठी बनोगे, और आज तुम में से किसी में भी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सको। शायद बहुत दिनों से कोई गुबार भरा था। बिना एक पल की देर किए तपाक से थोड़े ऊंचे स्वर में बोली, कहते तो आप भी थे हमेशा कि मैं अपनी बेटियों को कार में विदा करूंगा। बड़े घरों में जाएंगी मेरी बेटियां, रानियों की तरह ठाठ से रहेंगी। क्या हुआ आपका वादा? हमने जो कहा था वह तो बचपना था, हंसी खेल लड़ाई में कह गए, पर आप तो समझदार थे। जो कहते थे वह कर पाने की हिम्मत भी थी आप में। सबसे ज्यादा दहेज तो आपने संजना दीदी को दिया है। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने लव मैरिज की, वरना दीदी की तरह सास जेठानी की गालियां और ताने सुनते दिन बीतता, या फिर वंदना दीदी की तरह अच्छा खाने और पहनने को तरस जाती। राकेश जी को मानो सांप सूंघ गया। काटो तो खून नहीं, उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरी दुनिया का अंधकार सिमट कर उनकी आंखों में सामने आ गया। अच्छा हुआ सुहानी यह सब देखने से पहले ही मर गई। उसका मन किया कि फूट फूट कर रोए, जोर जोर से चिल्लाए, मगर यह सब करने का क्या फायदा? ना तो कोई उनकी आंसू पोंछने वाला है और ना ही कोई उन्हें सुनने वाला। आज उनका विश्वास झूठा साबित हुआ। बेटियों के बाप का गर्व चकनाचूर हो गया। सुहानी का रोना, माँ के ताने, पड़ोसियों रिश्तेदारियों के व्यंग, यह सब सच हो गए। माँ ने ठीक कहा था, जिंदगी कब कहाँ किस मोड़ पर ले जाए पता नहीं।
घने अंधेरे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। इतने वर्षों में आज पहली बार राकेश जी को बेटा ना होने की कसक हुई। उनका कलेजा जैसे छन्नी हो गया। आज राकेश जी झूठे साबित हो गए। आज उन्हें आभास हुआ कि वे जीवन की किस मारीचिका में जी रहे थे। उनकी चारों बेटियां चार गहरी खाइयां नजर आने लगी। हर तरफ गहन अंधकार, जीवन का सबसे दुखद अध्याय उनके सामने था। अब इससे बुरा क्या हो सकता है। उनके सामने की सारी दुनिया जैसे घूमने लगी। वे गस खाकर नीचे गिर पड़े। होश आने पर देखा लोग उन पर पानी के छींटे मार रहे हैं। उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ जमा है। उसमें से एक ने पूछा, अंकल जी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही चक्कर आ गया। कौन है आप? कहाँ जाना है आपको? राकेश जी ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे किसी वृद्धाश्रम पहुंचा दे बेटा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।